हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 रीड करेंगे जिसका नाम है विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास अथवा प्रकृति की धारणा हमेशा ही हमारे साथ है। हमारे आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय से जुड़ा है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों पर अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्न हैं कि प्रश्न के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। हम इससे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इस तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीति प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। विकास क्या बात कर सकता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका में दी गई सूचना के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षा है। आप देखें कि कुछ स्तंभ अधूरे अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए और आप चाहें तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। तालिका को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं। क्या इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसे विचार है? संभवत नहीं। इनमें से हर एक अलग अलग चीजें पाना चाहते हैं। वे ऐसी चीजें चाहते हैं कि जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीजें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सकें। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो जुट ऐसी चीजें चाहते हैं कि जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समक्ष आजादी और अवसर मिलने और भाई के घर के कामकाज में हाथ बटाएगी। यह आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज्यादा बांध सकते हैं, लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन स्पष्ट हो सकता है जो बेघर हो जाएं, जैसे कि आदिवासी। वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चौक बांध या तालाब पसंद करें। आय और अन्य लक्ष्य। आप अगर एक बार फिर तालिका देखें तो एक बात समान पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पाद के लिए अच्छी कीमत मिले। दूसरे शब्दों में वे ज्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्र सुरक्षा और दूसरों के आधार मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे विभाग से प्रश्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुओं की पर्याय नहीं होती। द्रव्य और उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुओं का एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपरी लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकलना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। एक उदाहरण देखिए। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाकों में नौकरी मिलती है
उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपको परिवार के लिए क्या सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा या सीखने के क्या अवसर है। दूसरी नौकरी में यद्यपि आप वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं। और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले, इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी होते हैं। राष्ट्रीय विकास, जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य विभिन्न हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षा में विभिन्न विद्यार्थी उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे होंगे और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं विभिन्न या परिसर विरोध हो सकती हैं, लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए। सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी। हमें यह सोचना होगा कि कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों का विचार करना है। आर्थिक विकास की समझ, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस विषय पर आए, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब हम विभिन्न चीजों की तुलना करते हैं तो उनमें समानता और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं। कक्षा में विद्यार्थी को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो। तो हम विद्यार्थी की तुलना कैसे करते हैं। तो हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य की कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उससे कैसे चुनेंगे। सामान्यतः हम व्यक्ति की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाएं, इस पर मतभेद हो सकता है। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना उनकी रचनात्मक और उनके द्वारा प्राप्त अंक है। यह बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। इन देशों की आय अधिक है, उनमें कम आय वाले देशों की अधिक विकसित समझा जाता है। अब इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना, जो लोगों को पसंद हो और
जो उनके पास होना चाहिए। वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश से के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या काम कर सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या के भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय $49 39,300 प्रति वर्ष या इससे अधिक है, उसे समृद्ध अथवा उच्च आय देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $2500 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल $6,700 की प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देशों और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं है, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों के आदर और सम्मानता का व्यवहार पाना, आजादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो उनके औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं? इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका हरियाणा, केरल और बिहार के प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2018-19 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निम्न राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 147 रुपए कमाता है, जबकि बिहार में औसतन में केवल 40 और 82 रुपए कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाता है। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो तालिका 1.4 में दिए गए हैं। ये तालिका क्या दर्शाती है? तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 7 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 था, जो केरल की तुलना में लगभग 3 गुने से ज्यादा है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज्यादा है, जैसे तालिका 1 में दिखाया गया है। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा यह देखिए कि आंकड़े किस वर्ष के हैं। वर्ष 2018-19 के हैं, तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर
ऊंची ऊंची इमारतें और खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका 1.4 का अंतिम स्तंभ दिखाया जाता है कि बिहार में लगभग आधे बच्चे का कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं। अर्थात यदि आप बिहार में किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते हैं। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वे वहां नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी यह सब न पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं। सार्वजनिक सुविधाएं। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन यह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केवल वह केरल के पीछे है। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुओं और सेवा खरीदी जा सकें जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुओं और सेवा प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या बिना मिलावट की दवाएं आपके नहीं दिला सकता। जब आप ऐसे समुदाय में नहीं जाकर नहीं रहने लग जाते जहाँ ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता। जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करते अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद अब तक नहीं। अब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हो। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा भी नहीं ले पाती क्योंकि सरकार समाज और इसके लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। क्या आप आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा क्षेत्र श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। तालिका 1.6 यह भी दिखाता है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आयु संभावित में पीछे नहीं है। HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? हर विकास को जिस तरह की परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफी विकसित है, हम निश्चित रूप से यह कहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे, यह स्पष्ट रूप से छावनीय है। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधे की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ हम इन साधनों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो इस साधन का अधिक उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो
कुछ ही वर्षों के लिए प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी-कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। पर्यावरण की गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं रखते। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया। हम सबका विश्व परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीय तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर बहस जारी है। थैंक यू।